बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 37 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में आप हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। 1 2 3। इसने दाएं पाँव के नीचे को फर्श पर टिकाते हुए गिना। 1 2 3। वो इस पंजे के बल पर ज़रा आगे चली। 3 4 5। बाएं पाँव को हरकत देने के लिए कितनी गिनती गिनते हुए इसके दिल ने मुसरत से उछलना कूदना शुरू किया ही था कि इसका सफ निस कदम डगमगाया और इसका कमज़ोर वजूद हवा में लहरा कर फर्श पर जा गिरा। ओह! इसने कुछ देर बाद सर उठाया। वो पेट के बल गिरी थी। इसकी हथेलियाँ इसके वज़न के नीचे इस तरह दब गई थी कि इसने गिरते हुए वजूद को इन पर थाम लिया था। सर उठाने के बाद इसने अपने दाएं बाएं हाथ की हथेली को अपने वजूद के नीचे से निकाल कर नज़रों के सामने किया। इस पर हल्का सा निशान पड़ गया था और वह सुर्ख हो रही थी। और वो जो चंद लम्हे पहले सिमी आंटी ने ये मेज़ अपनी जगह से ना उठाई होती तो मेरा सर ज़रूर इससे जा टकराता। कुछ देर बाद इसने इस मेज़ की टांगों पर सर हाथ डालकर अपने गिरे हुए वजूद को फर्श से उठाते हुए सोचा। इसके चेहरे पर इतनी सी मुशक्क़त के नतीजे में पसीने के कतरे चमकने लगे थे। 1 2 3। इसने अपने गिरने की चोट से दुखते वजूद को कुर्सी पर गिराते हुए एक बार फिर गिना। इसके दिमाग में मुख्तलिफ ज़ुबान में सुनाई गई गिनती गूंजने लगी। यू कैन ग्रेट 1 ऑन मी, लेक 1 2 3, आई लाइक बिट 3। तुमको सिर्फ 1 2 3 तक गिनती गिनने की ज़रूरत है, इसके बाद मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में गाए इन लफ्ज़ों को उर्दू में तर्जुमा करते हुए याद किया। मैंने तो 3 से आगे गिनती ही भुला दी, मगर जितनी बार ये आदत गिन लूँ तुम आकर ही नहीं देते। वो जिस सोच से फरार हासिल करना चाह रही थी वो ज़बरदस्ती इसके जहन में दर आई थी। न जाने तुम कहाँ हो, जबकि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए हर वक्त हर जगह मौजूद होते हो। देखो अब कितने दिन हो गए मुझे इस छोटे से फ्लैट में कभी पंजों के बल कभी पाँव पाँव चलने की कोशिश करते हुए। मैं तो इस फ्लैट के कोने कोने तक यूं ही गिरते उठते फिर से कोशिश करते पहुंची हूँ, मगर तुम कहीं नहीं हो, ना खुद कहीं नज़र आते हो और ना गिनती गिनने पर सामने आते हो। इसने अपनी अकड़ी हुई हथेलियों खोलते हुए बंद करते हुए सोचा। हाँ, तुम इस लड़की के साथ इसके गांव जो गए हो, जिसके साथ तुम्हारी जहनी हम आहंगी है, जो तुम्हारे साथ चल फिर सकती है, तुम्हारी बातों पर खेल कर मुस्कुरा सकती है, हंस सकती है, जो ज़िंदगी से भरपूर है इसलिए कि मौत के साए से घबराती और भागती है, इसे खामोशी और जमूत से बेजारी होती है, इसलिए मायूस सोचे ने एकदम इस पर यलगार की थी। हाँ हाँ सब ठीक है, सारा भी ठीक है। अब तो वो व्हील चेयर से उठकर अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश भी करने लगी है, लेकिन तुम जानते हो कब से तो वो चलने के तस्वुर से भी डर रही थी, इसलिए आदत ना रह जाने के सबब लड़खड़ा जाती है। ठीक कहते हो तुम, यूं ही उठते लड़खड़ाते गिरते संभलते एक दिन ज़रूर आएगा। मौसम, हाँ भाई मौसम यहाँ का बहुत सुहाना हो रहा है। हर सू खुदरो बूटियों पर रंग बिरंगे नन्हे नन्हे फूलों के ढेर सजे हैं। पेड़ पूरे सब हरे भरे हैं। पहाड़ों की बर्फ़ इसी तरह इन्हें सफ़ेद पोश किए हुए है, मगर पहाड़ों का पेश मंजर बदल गया है क्योंकि धूप का रुख बदल रहा है। तुम बताओ तुम कैसे हो, कहाँ हो, इतने दिन से गायब क्यों हो? अच्छा ठीक है, रुको मैं सारा को फ़ोन देती हूँ। किचन से आती सीमी आंटी की आवाज़ को इसने पूरे ध्यान से सुना। इनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ के कान में पड़ रहा था। वो जानती थी, बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सीमी आंटी का मुखातिब कौन था। शायद तुम ठीक कहते थे। इसने किचन से बाहर निकलकर अपनी जानिब आती सीमी आंटी को देखते हुए सोचा। सीमी आंटी ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। सारा ने सीमी आंटी से फ़ोन लेते हुए दानिस्ता सवालिया नज़र से इनकी तरफ देखा था। साद है, सीमी आंटी ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो, फ़ोन कान से लगा कर वो संजीदगी से संजीदा लहजे में बोली। वो हेलो, क्या हाल है चाल है?
गॉर्जियस। दूसरी जानिब वो जानदार आवाज़ सुनी थी जिसने एक पल में गिरने के बाद महसूस होने वाले दर्द को रफ़ा कर दिया था। मैं गॉर्जियस नहीं हूँ, इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। नहीं हो तो क्या हो, मुझे तो लगती हो ना। मैं एक बिल्कुल मामूली, बेकार और अधूरी लड़की हूँ। मुझे डार्क मूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ लहजा सख्त हुआ। जभी तो तुम ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करने लगे हो जो जहाँ के मूड्स और शेड्स डार्क होते हैं। मेरे पास इतनी किस्मों के रंग और शेड हैं कि मैं डार्क रंगों और मूड्स को अपने रंगों में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रंग सकूं। ज़रूर होंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल तुम सिर्फ वहीं करते हो जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मुझे गुफ्तगू हरगिज़ अच्छी नहीं लग रही। मुझे भी अफसोस है, मगर क्या करूं, मेरा अंदाज से गुफ्तगू ऐसा ही है। वो मुतासिर हुए बगैर बोली। अच्छा, इसने आकर गौर किया। नखरे दिखाने का इरादा है, इसके लहजे में सवाल था। नखरे तो वो दिखाते हैं जो नखरे दिखाने के काबिल होते हैं। वो एक बार फिर कुछ कहते कहते रुका। सच सच बताओ ना कि मेरी कॉल आने से ज़रा देर पहले क्या तुम मेरे बारे में सोच कर उदास नहीं हो रही थी? इस सवाल का जवाब इस बात में था। सारा को फौरी तौर पर कोई दूसरा जवाब बन नहीं पड़ा। देखा, वो ज़ोर से हंसा। मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ 3 तक गिनती गिनना, मैं किसी जिन की तरह हाजिर हो जाऊंगा। ये गिनती तो मैं पिछले कई दिन से गिन रही हूँ। तुम इतने दिन बाद हाजिर हुए हो, तुमने यकीन के साथ नहीं गिनी होगी दिल से। पता नहीं, वो रूठे हुए लहजे में बोली। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पास नहीं आ सका। दरअसल मैं यहाँ बगैर इरादे के आया था, मगर इरादतन रुक गया। मैं जानती हूँ, सारा ने इसी रूठे लहजे में कहा। अच्छा, वो हंसा। तुम तो फिर माहिर नजूम होने लगी हो। मैंने कभी सितारों को नहीं देखा, मुझे इल्म नहीं वो किस की चाल पे चलते हैं। देखा करो, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि जिनके पास खुद अपनी रोशनी नहीं होती, वो किसी दूसरे से रोशनी मस्तार लेकर कैसी ठंडी और खूबसूरत रोशनी देते हैं। हाँ, सितारे ही होते हैं जो टूटते हैं और गिरते भी हैं। सारा का लहजा तल्ख होने लगा। अच्छा, तो ये बात है। वो जैसे चौंक कर बोला। चलो, मैं जल्द तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें इस सितारे का किस्सा सुनाता हूँ जो सितारों की झुरमुट में सबसे रोशन और बड़ा होता है और जो ना कभी टूटता है ना गिरता है। तो तुम आओगे? सारा के लहजे में बेयकीनी थी। तो और क्या, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझसे तुम्हारी जान छूट जाएगी? तो कब आओगे? सारा ने शायद इसकी बात सुनी ही नहीं थी। बहुत जल्द, इसी हफ्ते में किसी दिन। पता है क्या, मैंने कुरैशी की सिलाई की नोक से धागे में फंदे डालने भी सीख लिए हैं। सारा के लहजे में एक मुसरत की पहली झलक में उभरी। ओह गुड, और अब मैं बीटर से अंडा भी फेंट सकती हूँ। इससे आगे इस अंडे का आमलेट बनाना भी शुरू कर दो। और जो मैं चलती हूँ ना, जितना भी चलती हूँ, इस तरह चलती हूँ जैसे नट्स तारों पर चलते हैं। कमाल का हुनर है। तो मैं भी सीखूँगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। यार, मुझे सिखाना। मुझे हवा में कई एक गेंद एक साथ उछालकर इन्हें महारत से एक एक गिर गिर कर दबोचने का फ़न सीखने का जुनून है। तुमने वो तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं यूँ सिखा दूँगी 1-2 दिन में। तुम्हें आता है अभी भी ये फ़न? इतने अरसे से इसकी प्रैक्टिस तो नहीं की कब से, मगर मुझे यकीन है ज़रा मेरे हाथ साथ देने लगे तो मैं कर लूँगी। अच्छा अच्छा, ये जो रिजवानुल हक था, वो कह रहा था क्योंकि इसे जिगलिंग और जोकरी छोड़े अरसा हो गया, इससे इसे प्रैक्टिस रही है। ना ही इसे ऐसा लगता है कि दोबारा इसे ठीक तरह से कर सकेगा। कोई अनाड़ी जोकर और जुगलर होगा जो हाथ में उठा बैठा। हमारे ब्लू मून में तो कोई एक से एक माहिर था अपने अपने काम का। जैसे सारा खान माहिर थी, माहिर ट्रेनर आर्टिस्ट, माहिर एक्रोबेट। माहिर होती तो क्यों करती? इसने मुंह बनाकर कहा। करते गिरते तो शह सवार ही हैं, हमेशा याद रखना। बहुत दफ़ा सुन चुकी हूँ कि शह सवारी ही गिरते हैं। सिर्फ सुना ही ना करो, कान भी धरा करो। ब्यूटीफुल। देखा, फिर तुम मुझे लफ्ज़ों में फंसाने लगे। वो खुश होते दिल पर काबू पाते बोली। तुम मत फंसो, कुछ बातें सिर्फ सुना करो। वो हंसा। मैं जानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, वो मुंह बसूरते हुए बोली।
بیوٹیفل لفظ کی مختلف کیٹیگریز ہیں، میرے نزدیک میری کیٹیگری کے مطابق تمہارے لفظ بہت مناسب ہے۔ تم واقعی اسی ہفتے آ رہے ہو نا؟ وہ سب کچھ بھلا کر خاموش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں واقعی، انشاءاللہ۔ چلو پھر میں انتظار کرتی ہوں، اس نے کہا اور سامنے دیکھا۔ تاحد نظر اگا سبزہ اچانک ہی اچھا اور تازگی بخش نظر آنے لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ شاید تمہارے لیے سب لوگ ایک سے ہی ہیں، اس نے فون میز پر رکھتے ہوئے سوچا۔ میں ہوں یا وہ لڑکی ماہ نور یا کوئی اور، بات اتنی ہے کہ تم خود بہت اچھے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے بلند پہاڑوں پر نظر ڈالی اور کرسی کے بازو پر ہاتھ سے زور ڈال کر ایک بار پھر کھڑی ہو کر گربہ پائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کیسے خانہ بدوش ہیں؟ اگر یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے سال بھی تمہیں یہیں ملے تھے تو یہ خانہ بدوش تو نہ ہوئے نا؟ ماہ نور نے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگاتے ہوئے کہا۔ خانہ بدوشوں میں بھی مورٹلٹی کم ہو گئی ہے شاید، سعد نے مسکرا کر کہا اور کھلے میدان میں گزرے ان گندے میلے ٹوٹے پھیٹے خیموں کی طرف چل دیا جو یہاں کے مکینوں کے مکان تھے۔ ماہ نور نے لمحہ بھر کے لیے جھجک کر اس بستی کی طرف دیکھا جس کے مکینوں کے ننگ ڈھڑنگ بچے مکھیوں کی یلغار کے درمیان کھیل رہے تھے۔ سعد نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماہ نور کو اپنی جگہ ساکت دیکھ کر وہ مڑ کر واپس آیا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ماہ نور نے ایک نظر سعد کو دیکھا۔ بلیک جینز، میرون پولو شرٹ اور بلیک سن گلاسز میں بلا شبہ وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پھر سے ایک نظر ان جھوپڑیوں پر ڈالی۔ اس کا دل کیسے چاہتا ہے ان لوگوں سے ملنے، ان میں بیٹھنے کو۔ وہ سوچ رہی تھی، چلو گی یا یہیں رکے رہنا ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہ نور نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گلے کو ہلکا سا کھنکانے کے بعد آگے چل دی۔ سعد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور تیز قدموں سے چلتا جھونپڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ ماہ نور اس کے پیچھے تھی، سائبانوں کے سائے میں زمین پر کپڑا بچھا کر لوڈو کی گوٹیوں کی طرح گوٹیاں پھیلائے تین چار مرد کوئی کھیل کھیلنے میں مگن تھے۔ یہ پانسا کھیل رہے ہیں، پانسا سمجھتی ہو؟ سعد نے رک کر ماہ نور کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ ماہ نور کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے بعد اس نے ان آدمیوں کو مخاطب کیا جو سب کھیل چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اتنی جلدی بھول گئے بھائی نعمت جو یوں منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اوئے بسم اللہ، اوئے بسم اللہ، خیر ہوئے تمہاری، جیاں یا نو باؤجی، جیاں یا نو۔ ان میں سے ایک مرد جس نے شانوں تک بال بڑھا رکھے تھے اور آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر کے سرما ڈال رکھا تھا، اٹھتے ہوئے بولا۔ چلو شکر ہے کسی نے تو پہچانا۔ سعد اس سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ میلے بدبودار کپڑے اور تیل سے چپڑے بال جو شاید کئی دنوں سے دھلے نہ تھے اور چپکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ماہ نور نے سعد سے گلے ملنے والے شخص کو دیکھ کر جھرجھری سی لی۔ وہ پہچانا کیوں نہیں باؤجی، تسی تے اپنے بھائی ہو جی۔ اس شخص نے سعد کی کمر پر دور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ستے خیراں، نعمت کا تپاک دیکھتے ہوئے قریب بیٹھا سفید بالوں والا ایک بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جی، میں نے باندر نچانا ہے، میں بھی تماشا دکھانا۔ ایک بوڑھا شخص بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی کر کے اسے ہلاتے ہوئے بولا۔ غالباً اسے سعد کی گزشتہ خواہشات یاد آ رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد سعد ان لوگوں میں گھل مل کر زمین پر بچھے کپڑے پر آلتی مالتی مارے بیٹھا تھا۔ ماہ نور ذرا فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں میں آ کر جیسے سعد کو بھول ہی گیا کہ وہ ماہ نور کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اوہ مائی، باؤ صاحب آیا ہے، کوئی شربت کوئی پانی؟ وہ شخص جسے سعد نے نعمت کہہ کر بلایا تھا اٹھ کر ایک قریبی جھوپڑی کے اندر جھانک کر بولا۔ اندر سے نہ جانے کیا جواب ملا تھا، باؤ بندر والا، جس کے جواب میں نعمت نے غالباً وضاحت کی تھی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جواب میں ایک بوڑھی عورت جھونپڑی کے اندر سے نکلی جس نے سرخ چھینٹ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں میں مختلف طرح کے چھلے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں رنگ برنگ چوڑیاں، اس کی ناک میں چھوٹی سی نتنی بھی موجود تھی۔ سیاہ رنگت والی اس عورت نے باہر آ کر چٹ پٹ سعد کی بلائیں لینا شروع کیں۔ دیر سے بھائی یار، پچھلے سال جدوں تو گیا میں رج کے روٹیاں کھاری، جب سے تم یہاں سے گئے ہو میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔
وہ عورت سعد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، میں باؤ کو بتا رہا تھا کہ اس بار نادر کے پاس ودیع جوڑی ہے۔ بندر اور بندریا کی نعمت بلند آواز میں بولا۔ جواب میں سعد مسکرایا، نہیں بھائی نعمت، میں اس دفعہ بندر کا تماشا دکھانے نہیں، آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ صرف ماہنور کو محسوس ہوا اس کی اس بات سے اس کے ارد گرد موجود لوگوں میں قدرے مایوسی سی پھیل گئی تھی۔ میرا خالی کنستر بجتا ہے۔ ایک درمیانے عمر کی عورت جس کا حلیہ کم و بیش بوڑھی عورت جیسا تھا، نہ جانے کہاں سے نکل کر سعد کی سمت بڑھی تھی۔ تم عورتیں بس آتے چاول سے آگے مت سوچنا۔ سعد کے قریب بیٹھے ایک ادھیڑ میں شخص نے حقارت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور حقے سے کشک لگانے لگا۔ اے ہے کون؟ اس عورت نے ادھیڑ عمر آدمی کی بات پر سر جھٹک کر کچھ فاصلے پہ کھڑی ماہنور کو دیکھا۔ سعد نے گردن موڑ کر ماہنور کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ کھڑی رہو گی؟ وہ اس قریب آ کر بولا۔ بیٹھ جاؤ نا۔ کہاں بیٹھوں؟ ماہنور قدرے ناگواری سے بولی۔ یہ ایک چارپائی تو بالکل تمہارے قریب رکھی ہے۔ سعد نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر؟ ماہنور نے بے یقینی سے سعد کی طرف دیکھا اور پھر چارپائی پر نظر ڈالی، میل سے جس کے نائلون کا رنگ جھک چکا تھا اور جس پر مکھیاں ایک دبیس چادر کی صورت بھنک رہی تھی۔ باؤ صاحب، اے تیری عورت ہے؟ وہ عورت جس نے ماہنور کی موجودگی کو نوٹ کیا تھا آگے بڑھ کر ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ماہنور کا منہ اس جملے پر کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ منہ بند کر لو، مکھیاں نہ اندر چلی جائیں۔ سعد یقیناً اس عورت کی بات پر محسوس ہو رہا تھا جب یہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں سکینہ، یہ میری عورت ہے، نہ میں اس کا مرد ہوں، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں بس۔ اس نے عورت کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماہنور کو لگا محض الفاظ سے ملنے والا لمحاتی خوش کن احساس سعد کی وضاحت کے اندر دم گھٹنے سے فوراً ہی مر گیا تھا۔ واہ لوکاں وچ کڑیاں منڈے دوست ہوندے نے، لوگوں میں لڑکیاں اور لڑکے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ عورت نے دانشمندانہ انداز میں سر ہلایا جیسے سعد کی وضاحت سمجھ گئی ہو۔ آؤ بی بی، بیٹھو، کوئی شربت پانی پیو۔ جا ادا کہانی تو برف پڑھ لیا۔ ہم غریبوں کے ڈیرے پر تو شکر والے پانی ہی کو شربت سمجھتے ہیں، جاؤ جا کر برف لے آؤ۔ عورت نے ماہنور کے سامنے ایک نسبتاً صاف نیچا منہ رکھتے ہوئے ایک بچے کو برف لینے دوڑایا اور سکینہ سعد نے دوبارہ زمین پر بچھے کپڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا، غلام حسین کمائی کر کے لاتا ہے یا ابھی بھی نشہ کر کے پڑا رہتا ہے؟ جواب میں سکینہ اسے کوئی کمبی کتھا سنانے لگی۔ ماہنور موڑے کے کنارے پر ٹکی سعد کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی سعد کے قریب ادھورے پورے کپڑوں میں ملبوس بچے آتے، اسے ہاتھ لگاتے اور کھلکھلا کر واپس بھاگ جاتے۔ ان میں سے کچھ بچے بالکل ننگ دھڑنگ بھی تھے۔ سعد ان بچوں کی حرکتوں اور شرارتوں کا ذرا بھی برا مانے بغیر انہیں اپنے قریب بلا بھی رہا تھا اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہا تھا۔ سکینہ کا پیش کردہ میٹھا شربت، وہ جو سلور کے گلاس میں لائی تھی، اس نے غٹا غٹ پی لیا تھا، جبکہ ماہنور نے ویسا ہی گلاس جو اسے پیش کیا گیا تھا اپنے پاؤں کے قریب زمین پر رکھ دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس گلاس میں مکھیاں گرنے کے بعد اس کی سطح پر تیرنے لگی تھیں۔ بیوی نے شربت نہیں پیا، بیوی نے شربت نہیں پیا۔ باتیں کرتے کرتے سکینہ کی نظر ماہنور کے پاؤں کے قریب رکھے گلاس پر پڑی۔ ماہنور نے دیکھا سعد کے چہرے پر ناگواری کا ایک مہم سا سایہ لہرایا اور غائب ہو گیا۔ لے کاکا، تو پی لے۔ سکینہ نے گلاس ماہنور کے قدموں سے اٹھایا اور قریب سے گزرتے ایک بچے کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا اور گلاس کی سطح سے چٹکی کی مدد سے تیرتی مکھیاں نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ ماہنور کو اکائی آ گئی۔ یہ مت پلاؤ بچے کو، انفیکشن ہو جائے گا اسے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سکینہ کو منع کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے منع کرتے کرتے ہی سکینہ مکھیوں سے خلاصی حاصل کر کے گلاس بچے کو پکڑا چکی تھی۔ ماہنور کے نہیں نہیں کرنے کے دوران بچہ گلاس منہ سے لگا کر اسے پی بھی چکا تھا۔ ماہنور نے مایوسی، حیرت اور پریشانی کے عالم میں سعد کی طرف دیکھا۔ اس کو انفیکشن ہو جائے گا، تم دیکھ لینا۔ اس نے جیسے سعد کو خطرے سے آگاہ کیا۔ فکر مت کرو، یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم قسم کے بچے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بے نیازی سے بولا، ایک دم کندھے پر
झोला लटकाए, बंदर और बंदरिया की डोरी उंगली में फंसाए, एक रीछ के पीछे चलता एक शख्स इस सिमत आया। ओ खैर हो बाऊजी, इसने साथ की तरफ देख कर खुशी से नारा लगाया और अपना सामान एक तरफ रख कर गर्म जोशी से साथ से गले मिलने लगा। महानूर इस शख्स के धूल से अटे कपड़े और जूते देख रही थी। इसकी शेप बड़ी हुई थी। इसने अपने मटियाले तेल से चिपड़े बालों पर, जो तकरीबन इसके शानों तक आए हुए थे, सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था। इसकी उंगलियों में मोटे मोटे नगों वाली अंगूठियां थीं और दाएं बाजू में काले रंग का धागा रेस्ट हैंड की शक्ल में बंधा था। ज़रा भी इसको अपने कपड़े ख़राब होने की परवाह नहीं, कैसे इससे गले मिल रहा है। महानूर ने बेसाख्ता दुपट्टे का कोना नाक पर रखते हुए सोचा। साद अब इसनो वारिस से कुछ गप्पों में मसरूफ था। अब दोपहर ढल रही थी और झोंपड़ी के बाहर रखे ईंटों के आरसी चूल्हों में आग जलाई जा रही थी। महानूर ने सफाई का जरा भी ख्याल रखे बगैर तरकारी बनाती, चावल चुनती, भूनती, मसाला भूनती खाना बदोश औरतों को गौर से देखा और इनके म्यारी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाते हुए दूसरी सिमत देखने लगी, जहाँ तवील साफ सड़क थी और इस पर रवां दवा ट्रैफिक। तुम अब यहाँ से वापस चलना पसंद करोगे या इन लोगों के साथ रात का खाना तनावल फरमाने का भी इरादा है? सड़क से नजरें हटाकर इसने साथ को अंग्रेजी जुबान में मुखातिब किया। अगर मुझे तुम्हारे चेहरे पर इतनी बेजारी और नागवारी साफ नजर ना आ रही होती तो यकीनन मैं ऐसा ही करता। इसने एक छोटी बच्ची की नन्ही से मुट्ठी से कच्चे चावल निकाल कर फांकते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। महानूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ओके ओके, इसे साथ की आवाज़ सुनाई दी। चलो वापस चलते हैं। महानूर ने देखा वो उठते हुए कह रहा था। फिर वो गाड़ी तक जाकर इसमें से एक छोटा सा बैग निकाल लाया। इस बैग में काफ़ी सारे सिक्के थे जो इसने मुट्ठियाँ भर भर के इधर उधर दौड़ते भागते बच्चों में बांटना शुरू किए। अब बच्चे शहद की मक्खियों की तरह इसके इर्द गिर्द जमा थे। औरतें अपना अपना काम छोड़कर इस छोटे से हजूम की तरफ मुतवज्जा हो गई। मर्द इस मंजर को देख देख कर खुश हो रहे थे। बच्चों से निमटने के बाद इसने चंद औरतों को कुछ रकूम थमाई और छोटा सा खाली बैग बंदर वाले को थमा दिया। सबसे हाथ मिलाकर रुखसत होने में इसने मजीद 15-20 मिनट लगा दिए। महानूर आहिस्ता कदमों से चलती गाड़ी तक आई और इसे टेक लगाकर खड़ी होकर साथ के इन लोगों से रुखसत होने का मंजर देखने लगी। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर गलत किया। गाड़ी में बैठकर इसे सड़क पर लाने के बाद वो नीची आवाज़ में महानूर से मुखातिब हुआ। तुम बहुत बोर हुई यहाँ आकर। बोर होने का तो मुझे पता नहीं। हाँ, हैरान ज़रूर हुई, महानूर ने सामने सड़क को देखते हुए कहा। क्यों? इस सारे में हैरान होने वाली कौन सी बात थी? इसने कहा। महानूर ने गर्दन मोड़कर इसके तरफ देखा। पहली बार इसने साथ के लहजे में बरहमी झलकती महसूस की थी। हैरान होने की बात ही न थी। इसे खुद भी समझ नहीं आया कि इसका अपना लहजा क्यों दुरुस्त हो गया था। तुम इन मैले कुचैले अनपढ़ और जाहिल लोगों में कैसे घुल मिल कर बैठते हो? तुम्हें तो ना तो वहाँ की गंदगी बुरी लगती है और ना वहाँ मौजूद जरासीमों के अंबार से बचने का ख्याल आ रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो तुम हो। तुम्हारा दिल कैसे चाह रहा था इतनी गंदगी में यूँ बेतकल्लुफ़ी से बैठने को? इंसान का कोई अपना मेयार भी होता है, कोई असूल और ज़ाब्ता भी होता है ज़िंदगी गुजारने का। वो बगैर रुके बोले चली जा रही थी। इंसानी हमदर्दी अच्छी चीज़ है, मगर इसको जताने के लिए कुछ और तरीक़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि इन लोगों में बैठकर इन जैसे ही होकर हमदर्दी जताई जाए। बोलते बोलते वो सांस लेने को रुकी। इसने देखा साथ के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। इसके जबड़े खिंचे हुए थे और आपस में यूं जुड़े हुए थे कि इसके चेहरे की जिल्द भी खिंची हुई लग रही थी। इसके चेहरे के तासुरात देख कर वो एकदम खामोश हो गई। वो सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। कुछ देर महानूर के मज़ीद बोलने का इंतज़ार करने लगा। इसकी खामोशी महसूस करके इसने एक नज़र महानूर पर डाली। बस या कुछ और भी? महानूर ने इसकी तरफ देखते हुए गहरा सांस लिया और गर्दन सीधी करके सामने देखने लगी। मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे तुम्हें वहाँ ले गया। किसी अच्छे एंटी जर्म्स लिक्विड जरासीम कश महलूल को अपने गुसल के पानी में मिलाकर अच्छी तरह नहा लेना। वापस जाकर और ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं इनको आग लगा देना ताकि जरासीम मज़ीद
पर अपने का खदशा न रहे। इसके लहजे में तंज की वाज़ेह आमेज़िश थी। महानूर ने हल्के से सर झटका और जवाब देने के बजाय खामोश रही। ये भी हो सकता है कि मेरे कपड़ों, हाथों, चेहरों से चिमटे जरासीम कहीं इस एयर कंडीशन बंद गाड़ी में उड़ उड़ कर तुम्हें ना चिमट जाएं, लेकिन मैं माज़रत ख्वाह हूँ। फ़िलहाल मैं इसका कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। मजबूरन तुम्हें मेरे साथ ही वापस जाना होगा। वो मज़ीद बोला, हाँ, जहाँ तक मेरे इन लोगों में यहाँ घुल मिल कर बैठने का सवाल है, तो बताता चलूँ कि ये मैं हूँ जिसे इन लोगों के पास जाने और इनसे मिलने का शौक़ है। कसूर तो मेरा है, इनका नहीं, क्योंकि इनका तो तर्ज़ ज़िंदगी ही यही है। मुझे इल्म है कि यहाँ गंदगी है, जरासीम है, सोचना तो मुझे चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। इनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करने के लिए मुझे बराह रास्त इनमें उठना बैठना पड़ेगा। यहाँ कोई साइबर किताब मेरे मदद नहीं कर सकती, जो मेरा अपना मुशाहिदा कर सकता है। और ये भी सच है कि मुझे इन लोगों में जाकर अजनबियत महसूस नहीं होती, क्योंकि इन लोगों की ख्वाहिशात के दायरे बहुत महदूद और मासूम हैं, ख़ुसूसन इनकी औरतों और बच्चों के लिए। मुझे इनसे मिलकर अंदाज़ा होता है कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद कैसे रखा जा सकता है, अपने कदरे ऊंची छलांगें मारने से कैसे बचा जा सकता है। इनके और अपने अखलाकियात के फ़र्क को जांच कर मुझे सही और गलत का मज़ीद अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर लालच तो सारा मेरा है, ख्वाहिश तो मेरी है इनसे मिलने की। बुरा और गलत भी तो फिर मैं ही हुआ ना, मयार तो मेरा कम हुआ ना। इनको क्यों हकारत से देख रही थी? मुझे हकारत से देखना चाहिए था तुम्हें। वो जज्बाती हो रहा था। मानो ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। और ये तो बताओ, तुम्हें इनसे घिन क्यों आ रही थी? उसने दृष्टि से सवाल किया। इनके मैले कपड़े, गर्दालूद जूते, तेल से चिपड़े बालों को देखकर तुम्हें उकाई क्यों आ रही थी, जबकि ये वही हुलिया था जिसने पहली बार तुमने मुझे देखा था। बंदर के तमाशे वाला, मेले का साईं, सैयदपुर का कुम्हार, क्या इतर में बसा हुआ और जिक्योजी हाथ लिए हुए था। इसका लहजा तेज़ हुआ। इन सब ने तुम्हें इतना क्यों अट्रैक्ट किया कि तुमने हर जगह इनका पीछा किया और अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन की परवाह किए बगैर कौन कौन हो कौन हो तुम का नारा लगाते क्यों भागती फिरी थी? मानो का दिमाग घूम रहा था। नरमी से बात करने वाला, शरारत से छेड़ने और तंग करने वाला, संजीदगी से समझाने वाला, उदासी से अपना ज़ाती दुख सुनाने वाला, बातों बातों में मानी खेज जुमले कहने वाला साथ इस वक्त इसके साथ कैसा तल्ख और बदलिहाज हो रहा था। इसका जहन इसके इस रूप को कबूल नहीं कर रहा था। इसने कुछ देर गौर किया और फिर इसे लगा कि इस तल्ख अंदाजी में साथ ने गोया इसका अपना आप इसके अपने सामने जाहिर कर दिया था। बड़ी बड़ी बातें करने, ऊंचा आदर्शों को गुफ्तगू का हिस्सा बनाना, स्लिम्स और लो लाइट एरिया को मौजू बनाकर फिल्में, ड्रामे बनाना और किताबें, मजमून लिखवाना बहुत आसान है। कुछ वक्त इन हालात में गुजार कर इनके मसाइल का अंदाज़ा लगाना, इनके कल्चर और तर्ज ज़िंदगी के रंग समझना दूसरी बात। अब साथ ने कदरे धीमे लहजे में कहा, शायद इस अपने लहजे की तलखी और आवाज़ की तेज़ी का एहसास हो गया था। मेरा तरीक़ा ये नहीं है। मैंने हमेशा ख़ुद को ऐसे लोगों से मुतालिक करके इनको समझने की कोशिश की है। शायद मैं लाशऊरी तौर पर इन लोगों को अपनी जड़ें तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि अपनी जड़ें मुझे मिलें या ना मिलें, इन लोगों या ऐसे लोगों से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद अल्लाह के खालिक तक़दीर होने पर मेरा ईमान ज़्यादा पुख्ता हो गया है। इसने कहा और ज़रा देर के लिए खामोश हो गया। कभी वक्त मिले तो सोचना कि क्या होता है जो तुम किसी ऐसी बस्ती में पैदा हुई होती, तुम्हारे वालिदैन इनमें से किस होते और ऐसे ही तुम्हारा लाइफस्टाइल होता, तो फिर तुम क्या करती? तुम्हें तो कभी पता भी ना चलता कि वो ज़िंदगी क्या और कैसी होती है जो तुम अब गुजार रही हो। महानूर को लगा इसके चेहरे पर किसी ने जनाटे का तमाचा मारा हो। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इसमें मेरा और तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ये सब अल्लाह के फ़ैसले होते हैं और इंसानों को रंग, नस्ल, कबीले, मुल्क, ख़ानदान, मर्तबे, मुकाम अता करने वाला है। ये भी सोचना कि हम कितना शुक्र अदा करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हमें अता किया गया है। साथ का लहजा नसीहत आमेज़ होने लगा था। शायद मैं गलत सोचती हूँ, शायद मेरी अक्ल और मेरा शऊर बहुत महदूद है। काफ़ी देर बाद महानूर की आवाज़ गाड़ी में उभरी। शायद मेरी नज़र कोहता है,
جب بھی میں حقیقت کو تہ تک جاننے سے محروم رہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ناراض کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر سعد کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ کی انگلیاں اٹھاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ لیکن تم نے مجھے تھوڑا سا مایوس کر دیا۔ مانور استعجاب بھری نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ اتنا ہی صاف گو تھا کہ اسے اپنی بات صاف صاف کہہ دینے میں کوئی بات نہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور سڑک کو دیکھنے لگی۔ باقی کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر سعد نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا سیل فون اور والیٹ اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ مانور اسی طرح اپنی سیٹ پر جامد بیٹھی تھی۔ آج سردار انکل نے خصوصی ڈنر کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مانور کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی پر بازو ٹکا کر اندر جھانکا، لیکن وہاں شاید صرف جینٹس مدعو ہیں۔ مانور اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے بازو میں پڑے واحد کڑے سے کھیلتی رہی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملیں گے۔ وہ مانور کی خاموشی سے شاید اندازہ لگا چکا تھا کہ فی الحال وہ کچھ نہیں بولے گی۔ مانور نے چند لمحوں بعد اسے اندرونی عمارت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔